हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं आज आपको जेई 2026 के प्रॉबेबल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। देखो भाई, अगर देखा जाए तो अभी जेई का जो फर्स्ट आपका जनवरी अटेम्प्ट है, इसमें 10 10 पेपर होंगे, 10 पेपर्स होंगे। तो हर पेपर में फिजिक्स के देखे जाए तो 25 क्वेश्चन, तो 25 गुणे 10 मीन्स 250 क्वेश्चंस। अप्रैल अटेम्प्ट में देखा जाए तो 250 क्वेश्चंस, और कुल मिला के 500 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके फिजिक्स में, दोनों सेशन। ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट दोनों ही सेशन में अपियर होते हैं, कुछ एक स्टूडेंट केवल सेकेंड सेशन में अपियर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट दोनों ही सेशन में अपियर होते हैं। 10% स्टूडेंट छोड़ दीजिए तो भाई अगर 500 क्वेश्चन है तो 500 क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने के लिए कम से कम 2500 क्वेश्चन को अगर डिस्कस किया जाए, 2500 क्वेश्चन किया जाए, तो चांसेस हैं कि पेपर पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बट 2500 क्वेश्चन इट इज नॉट प्रैक्टिकल। देखो भाई, एक अटेम्प्ट है जो स्टूडेंट के लिए पॉसिबल हो पाए। अब जनवरी अटेम्प्ट में मैंने एक टारगेट बनाया है कि लगभग 10 क्वेश्चन मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा, लगभग हर सेशन के 10 क्वेश्चन। तो उसमें आज के दिन एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आज के सेशन से आपको मिल जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आपने क्या किया, 1 घंटे आपने वीडियो देखी, उससे एक या दो क्वेश्चन आ गए। और एक या दो क्वेश्चन, अगर हम दो क्वेश्चन मान लेते हैं, तो अगर दो क्वेश्चन फिजिक्स, दो क्वेश्चन केमिस्ट्री और दो क्वेश्चन मैथ्स में आपने 6 क्वेश्चन सही कर लिए और एक स्टूडेंट 6 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो दोनों की परसेंटाइल में एक अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस कितना आएगा ये कहना लॉजिकल नहीं है। रीजन क्या है कि जो लोअर परसेंटाइल पे होते हैं तो उसमें 6 क्वेश्चन में बड़े डिफरेंसेस आते हैं, और जैसे से ऊपर जाते जाओगे तो वो परसेंटाइल में गैप्स रैदर कम होते जाएंगे, लेकिन परसेंटाइल में गैप अच्छा खासा आ जाता है, जो बहुत मैटर करता है। तो एक दो क्वेश्चन भी हर, अगर चैप्टर में या सॉरी हर सब्जेक्ट में आपका बेटर हो रहा है, ज्यादा आप कर पा रहे हो, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। आज कुछ क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करते हैं। एक या दो क्वेश्चंस की मैं कह सकता हूं बहुत मतलब अपने एक्सपीरियंस से कि एक या दो क्वेश्चंस में से आपको आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये जेई 2000 का क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली है क्या, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक आपका कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, और इसका इक्विवेलेंट के फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में आए गए। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को आप सीरीज में ले लो, और ये पार्ट भी सीरीज में, और ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। तो इस तरह करके आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपने इसको जेई ने आंसर किया था, और दैट इज योर बी पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। यस, ये आपका क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। इसमें मेनली क्या है कि ये कैपेसिटर है K1 K2 आप कह सकते हो, या उन्होंने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दिया, आप K1 K2 भी कह सकते हो, और ये K1 K2। अब इस कैपेसिटेंस, इस कॉन्फ़िगरेशन का कैपेसिटेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो देखिए आराम से हो जाएगा। ये एरिया, प्लेट एरिया तो A है और सेपरेशन D है। इस तरह से इस पार्ट का कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर हम मान लीजिए इसको K1 और इसको K2 ही लिख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A ओवर D/2। तो D/2 तो ये हो जाएगा, और दूसरे पार्ट का इट इज 2K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो यहां से ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में।
तो सीरीज में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 C2, तो इट इज 2K1 इंटू 2K2 अपॉन 2 टाइम्स व्हाट, K1 प्लस K2, this into epsilon naught A over D. So therefore it is 2 times K1 K2 upon K1 plus K2 into epsilon naught A over D. तो दिस इज C1 और C2 कितना हो जाएगा, ये इसका प्लेट एरिया A/2 और सेपरेशन D, तो यहां पे C2 वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2 A/2D, और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो प्लस K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो ये फाइनली कितना हो गया, K1 प्लस K2 अपॉन 2, K1 प्लस K2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो C1 ये आ जाएगा 4K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन इज डेफिनेटली व्हाट, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस, इसमें आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन का भी, ये चार्ज बॉल B hangs from a silk thread S which makes an angle theta with a large charge conducting sheet। इसके कारण फील्ड होगी, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये फील्ड होगी, QE फोर्स लगेगा, नीचे mg होगा और ऊपर टेंशन होगा, तो T का cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और T का sin थीटा QE फोर्स को बैलेंस करेगा। तो देखिए यहां पे आप क्या लिख सकते हो, QE, दिस इज Q इंटू, it is Q into E, E sigma upon epsilon, QE will balance, this is T sin theta, and it is T cos theta is equal to what, T cos theta is mg, therefore tan theta is your Q sigma अपॉन एप्सिलॉन नॉट mg। यहां क्वेश्चन में पूछ रहा है द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट इज प्रोपोर्शनल टू, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू डेफिनेटली व्हाट, tan थीटा। आंसर इज योर tan थीटा, तो ये इसका ऑप्शन हो गया tan थीटा। चलिए आगे। यस, ये एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। ये कहता है spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distributed uniformly its volume as shown in the figure, the electric field inside the emptied surface is, means कहता है कि पूरे में चार्ज है, ये पोर्शन कैविटी है, मींस यहां से चार्ज निकाल लिया गया, ये कैविटी है और ये पूरा चार्ज रीजन है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके अंदर फील्ड कांस्टेंट फील्ड होगी और ये होगी रो C1 C2, C1 मींस इस बड़े वाले स्फीयर का सेंटर दैट इज C1 और इसका C2 रो C1 C2 ओवर 3 एप्सिलॉन। इसके अंदर एक कांस्टेंट फील्ड होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टीड सरफेस इज जीरो एवरीवेयर, नो, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, यस, एंड नॉन यूनिफॉर्म, जीरो ओनली एट इट्स सेंटर, नो। तो ये ऑप्शन हो गया नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। तो ये आपका एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। यस, ये पूछ रहा है, तो देखिए ये इट इज ए मैटर ऑफ चांस कि सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाए, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। The value of capacitance C if the equivalent capacitance between point A and B is to be 1 microfarad. Okay. तो देखो भाई, 2 और 2 का पैरेलल, 2 और 2 का पैरेलल कितना हो गया, 4, 4 और 8 का सीरीज 4 into 8 upon 4 plus 8, that is 32 upon 12। तो ये हो गया 32 upon 12।
दिस इज 32/12। अच्छा, यहां पे 6 से 12 का सीरीज, 6 से 12 का सीरीज कितना हो गया? 6 इंटू 12/6 प्लस 12, दैट इज 72/18। 72/18, दिस विल कम आउट 4। 4 और 4 का पैरेलल, 4 और 4 का पैरेलल कितना हो जाएगा? इट विल बी 2। 2 और 1 का सीरीज, 2 और 1 का सीरीज हो जाएगा, इट इज 2/3। तो 2/3 ये हो गया। अच्छा, ये पूरा 2/3 हो गया। तो 2/3 और 32/12, इन सब इनका पैरेलल आपस में कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 32/12। तो ये एलसीएम ले लो 12, तो ये हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 32, दैट इज 40/12। 40/12 का मतलब हो गया 10/3। 10/3 और सी का सीरीज, दैट शुड बी 1, दैट शुड बी 1। तो 10/3 इंटू सी, 10/3 इंटू सी अपॉन 10/3 प्लस सी, दिस शुड बी 1। ये कितना हो जाएगा भाई? 10/3 इंटू सी अपॉन, तो ये हो जाएगा 10/3c, दिस इज 10/3 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 7/3c, दिस इज योर 10/3। यस, तो इससे सी की वैल्यू आ जाएगी। यस, कैलकुलेशन मिस्टेक देखिए कहीं पे यहां पे हो रही है, कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। फिर से देख लेते हैं, 6 से 12 का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, फिर से चेक करते हैं, देखते। 6 से 12 का सीरीज, दैट इज 12 इंटू 6/12 प्लस 6, तो ये हो गया 18। ये 4 हो गया, 4 और 4 का पैरेलल, 4 और 4 का पैरेलल, दैट विल बिकम योर 8। 4 और 4 का पैरेलल 8 हो गया। 8 और 1 का सीरीज, 8 और 1 8/9। यस, यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। 4 और 4 का पैरेलल 8 हो गया, 8 और 1 का सीरीज 8/9 हो गया। ओ, ये 32/12 सही था, तो ये 8/9 और 32/12, इसका ये कितना हो जाएगा? एलसीएम विल बी, अगर 108 हम ले लें, तो ये 76 प्लस 32 इंटू 9, 32 इंटू 9, 12 इंटू 8 कितना होता है? 12 इंटू 8 12 चौक 48। और ये आपका देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, यही सब प्रॉब्लम्स हैं। 8/9 प्लस 32/12, बल्कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 32/8/9, 8/9 प्लस, अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 × 32, 8/3, तो दिस विल कम आउट 9। 9 तो ये हो जाएगा 8 प्लस 24, 24 प्लस 8, 32/9, 32/9, 32/9 का सी के साथ, दैट इज 32/9 इंटू सी अपॉन 32/9 प्लस सी, दिस इज 1, दिस विल कम आउट 32/9 सी, इट इज 32/9 प्लस सी। तो 32 माइनस 9, 32 माइनस 9 हो जाएगा, दिस विल कम आउट 23, 23 अपॉन 9c, दिस इज 32/9। तो c की वैल्यू आ जाएगी 32/23। ऑप्शन इज ए। तो देखिए कैलकुलेशंस है, ये बहुत ध्यान से भाई, आपने देखिए क्या गलती किया था। 6 से 12 का सीरीज तो ठीक है 4 लिया, 4 और 4 का पैरेलल जल्दबाजी में 2 कह दिया, जबकि 4 और 4 का पैरेलल कितना होगा? 8 होगा। ये सब मिस्टेक्स होती है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा।
चलिए ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इट्स आंसर इज सी। तो आप ये करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, आराम से हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यस दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप ध्यान से समझिए, K1 और K2 का K1 और K2 का क्या होगा, सीरीज होगा। K3 K4 का क्या होगा, सीरीज होगा। आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो देखिए K1 K2 का सीरीज, दिस विल कम आउट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अगर कैपेसिटेंस ले एक पार्ट का C1 डैश, इसका होगा C2 डैश, दिस इज K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। और ये आपस में पैरेलल में सिंपली कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा C1 डैश प्लस C2 डैश, दिस विल कम आउट योर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस इट इज K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4 इंटू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये ऑप्शन हो जाएगा। तो दिस इज इक्वलेंट K। इक्वलेंट K बताओ यहां से कितना हो जाएगा। अगर हम नीचे देखिए क्या आ रहा है, K1 प्लस K2 और ये K3 प्लस K4, K1 प्लस K2 K1 प्लस K2, दिस इज योर yes it is C1 C2। इनके कैपेसिटेंस अगर हम सीरीज में लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे ऐड करना पड़ेगा। सही है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यस सही है। और नीचे K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ठीक है। अब यहां से फाइनली जो आ जाएगा, दिस इज डेफिनेटली द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज योर, आई थिंक यहां पे इन्होंने 1/k दिया है। 1/k भी अगर हम देखें ऊपर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये आपका यहां पे अगर हम देखें तो K1 प्लस K2 आना चाहिए और K3 प्लस K4 आना चाहिए। K1 प्लस K2 और ये दो ऑप्शंस में आ रहे हैं, दो ऑप्शंस में। तो ये अल्टीमेटली K1 प्लस K2 प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 इस तरह से आएगा। तो ये आपका दिस विल बी ऑप्शन 89 का ऑप्शन देखो क्या आ जाएगा। फाइनली दिस विल कम आउट 89 का, चेक करो भाई, 89 का ये ऑप्शन हो जाएगा। इनको अगर हम चेक करें, आई थिंक इस तरह से हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो, इफ इट इज नॉट रॉन्ग, इफ कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग। क्योंकि ये बेसिकली ये पार्ट और ये पार्ट सीरीज में होंगे और ये आपस में सीरीज में होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे। तो ये मेनली आपका ये पार्ट होगा। ये K1 K2 रहेगा आपका सीरीज में और K3 K4 भी सीरीज में, और ये आपस में पैरेलल में होंगे। इस तरह से आई थिंक ये ए पार्ट होगा। यस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यस, हाँ ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहां पे ये भी JEE 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये देखिए, a uniformly charged thin spherical shell of radius r carries uniform surface charge density of sigma per unit area. It is made of two hemispherical cells held together by pressing them with force F. F is proportional to पूछ रहा है, F is proportionality। तो भाई सीधी सी बात, इसके कारण यहां पे फील्ड जो होगी, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा प्रोपोर्शनलिटी केवल पूछ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह की फील्ड होगी।
और फील्ड के बाद ये चार्ज, इसका जो चार्ज होगा ये इस तरह से कुछ पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, प्रोपोर्शनलिटी केवल पूछ रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे सिग्मा स्क्वायर का टर्म आएगा, आर स्क्वायर का टर्म आएगा, सिग्मा स्क्वायर एंड आर स्क्वायर का टर्म आएगा। फोर्स पूछ रहा है भाई, फील्ड इंटू चार्ज, फील्ड इंटू चार्ज। तो भाई किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, तो उसी का सर्टेन टाइम्स होगा, सम कांस्टेंट इनटू इसी का सर्टेन फ्रैक्शन होगा, और वहां पे चार्ज एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मान लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज डिफरेंट थिंग, यहां प्रोपोर्शनलिटी केवल पूछ रहा है, तो दिस इज, तो ये अल्टीमेटली सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर टाइप का टर्म आएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज ए, तो दिस इज योर ए ऑप्शन। ये भी एडवांस 2025 का क्वेश्चन, ये भी आप चेक करिएगा, इट्स आंसर विल कम आउट Q अपॉन 60 एप्सिलॉन। तो अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन सेम पूछ लिया तो आप सॉल्व करिए, और अगर नहीं आता फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल टाइम सेव करना है, तो जस्ट हमें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस बताने, और दिस विल कम आउट डी ऑप्शन, प्लीज चेक इट, आंसर इज डी। आप, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस कर नहीं सकते, वी हैव टाइम लिमिटेशन, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये बता दे कि कौन कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो ये बताने के लिए आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होता है, Q बाई 8 एप्सिलॉन, और वो 3 फेसेस में डिवाइड हो जाएगा, तो एक फेस से कितना हो जाएगा, Q बाई 24 एप्सिलॉन, और इन्होंने आधा फेस इसका ले लिया, आधा फेस इसका ले लिया, तो कुल मिला के एक फेस हो गया, तो Q बाई 24 एप्सिलॉन, ऑप्शन इज व्हाट, डी इज द ऑप्शन। चलिए, ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से वही बात है, आंसर यहां पे आएगा 7/3। ये भी ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे, एक्चुअली एक कैपेसिटर ये हो गया और एक ये हो गया, ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट और ये आपस में सीरीज में, और ये कैपेसिटर ये आपस में पैरेलल में, तो दिस आंसर विल कम आउट 7/3। ये देखिए, वास्तव में एक हेक्सागन बना रहा है, हेक्सागन के कारण, हेक्सागन, ये देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते पहले। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि मेनली है क्या कि जेई में कभी कभी क्या करता है, एडवांस के क्वेश्चन जो उसको ठीक ठाक लगते हैं, इजी लगते हैं, तो वो उनको सीधे उसके ऑप्शंस बना के सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है विदाउट एनी चेंज, तो इसलिए मैं इसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाइज पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन द YZ plane. Okay, Z is equal to √3/2a. Z is √3/2a. If the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD lying in the XY plane, is lambda L upon 9 epsilon naught, n epsilon naught, then the value of n is, n will come out 6, n 6 आएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिए ये एक्चुअली होगा क्या, मैं आपको बताऊं। ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ये एक हेक्सागन बनेगा, ये इस टाइप का ये फेस बनेगा, नीचे एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये वास्तव में सारी रेक्टेंगुलर शीट्स होंगी, और ये लाइन चार्ज बेसिकली यहां से जा रहा है, यहां से आ रहा है, और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट को देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये अगर A है, ये A है, ये A है, तो ये √3/2a आता है, दिस इज √3/2a। तो वास्तव में एक नीचे एक, मान लो जैसे एक लकड़ी का पटरा बना दो, एक रेक्टेंगल, ये फेस हो गया, फिर इसी तरह लकड़ी का पटरा यहां पे ये आपका, इसमें L लेंथ अंदर, मींस ये सामने
आप सामने फ्रंट व्यू दिखा रहा है, उसके अंदर भी एल लेंथ है, इस तरह से ये रेक्टेंगुलर शेप हर पटरे का होगा, लेकिन ये बनाएगा हेक्सागन। तो इसके थ्रू एल लेंथ में चार्ज कितना होगा, लैम्डा एल। इसके थ्रू फ्लक्स, पूरे शेप के थ्रू जो फ्लक्स पास होगा, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। एक पटरे के थ्रू फ्लक्स कितना पास होगा, लैम्डा एल बाई 6 एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट क्योंकि अपना पर्पस है कि आपको मैं क्वेश्चन बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा और आपको सॉल्यूशंस भी बहुत जगह मिल जाएंगे और आप इसको देख लीजिएगा। और एग्जाम में मेन क्या है, लास्ट मोमेंट है। यहां पे मैंने पहले भी बताया कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे कई सारे क्वेश्चंस के, भाई देखिए आपका कैसा टेस्ट है, आपका टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आंसर टिक करने। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या टाइम लग रहा है, जो भी है, तो एग्जाम में नंबर पाना सबसे इंपॉर्टेंट है। और नंबर पाने के लिए आंसर टिक करोगे तब नंबर मिलेगा। तो आंसर आप या तो जान लो, क्योंकि इसमें टाइम तो लगेगा सॉल्व करने में, बट अभी हमारा पर्पस जो है आपको क्वेश्चन बताना है, इसलिए आई विल नॉट गो कि मैं इसको सॉल्व करूं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहां पे कैपेसिटेंस, यहां पे ये C3 के क्रॉस, C3 में चार्ज पूछ रहा है, तो C3 कैपेसिटेंस 4 है और इसके क्रॉस वोल्टेज 2 है, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइक्रोकूलम। तो ये आपका आंसर हो गया 8 माइक्रोकूलम। तो ये जे एडवांस 2022 में आया था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेईई मेंस में। देखिए आप, क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये सिंपली है क्या, एक रिंग है, रिंग के कवर सेंटर में फील्ड पूछ रहा है, तो रिंग में अगर क्यू चार्ज है तो सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू होगी के क्यू बाई आर। लेकिन आपको ये इस तरह से पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, a non-conducting ring of radius 0.5 meter carries a total charge of this much distributed non-uniformly on the circumference, producing an electric field E everywhere in space. The value of the integral, आपको याद होगा dv होता है माइनस टाइम्स E डॉट dr, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू जीरो। तो इंफिनिटी से जीरो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इंफिनिटी पोटेंशियल जीरो, और यहां पे पोटेंशियल, अगर ये क्यू चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यहां पे पोटेंशियल जो होगा, क्यू चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रिंग पे अगर क्यू चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब भी सेंटर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, और के क्यू बाई आर की वैल्यू आएगी 2 वोल्ट। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये जेईई ने पूछा था, और ये जेईई मेन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यस, यहां से इसको भी आप सॉल्व करिएगा, इट्स आंसर विल कम आउट योर सी ऑप्शन। तो आप ये सॉल्व करिएगा, और मेनली अभी आप क्वेश्चंस जान लीजिए। ये भी जेईई 2012 का क्वेश्चन है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, और सी ऑप्शन सही है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने पे फोकस कर रहा हूं, रीजन ये कि मिनिमम टाइम में मैं आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस बता पाऊं। यस, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर है n is 3। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा इसको डिटेल में। इसको साइड फेसेस के थ्रू फ्लक्स पूछ रहा है। एक बार थीटा 30 डिग्री है तब फ्लक्स फाई दिया है, और थीटा अगर 60 डिग्री है तो फ्लक्स आ जाएगा 5/√3, तो n विल कम आउट 3। तो ये क्वेश्चन है। यस, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ये कैपेसिटर है, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, अच्छा क्वेश्चन है जो जेईई में पूछा जा सकता है। जेईई मेंस में क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि भाई जो बहुत बड़े ना हो, छोटे से हो क्वेश्चन, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हो, सिंपल हो। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछने का चांस थोड़ा सा कम रहता है। पूछने को तो भाई 1-2 क्वेश्चन तो पूछते ही है, 1-2 क्वेश्चन तो डिफरेंशिएट करने के लिए कि ऑब्वियस सी बात है 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो अच्छे खासे बढ़िया हो, टफ हो, जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन हो, सो दैट उनको पेपर में रैंकिंग बनाने में इजी हो।
क्योंकि वो बच्चे स्टूडेंट वो क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। लेकिन एग्जामिनेशन में सबसे पहले फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी 4 मार्क्स ही मिलेंगे, इजी क्वेश्चन भी सही होगा तब भी 4 मार्क्स मिलेंगे, बल्कि टफ क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो -1 जरूर मिल जाएंगे। इसलिए वहां पे इजी टफ कुछ नहीं, मार्क्स सिक्योर आप कितना कर रहे हो इस बात पे फोकस सारा का सारा होना चाहिए। टफ क्वेश्चन सॉल्व करके आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, पर चला एक टफ क्वेश्चन की जगह 3 इजी क्वेश्चन सही करके आओ तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पे ये नहीं दिखाना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, उसका कोई मतलब नहीं है। कितना आपने मार्क्स सिक्योर किया है ये मैटर करता है वहां पे। ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ये दोनों आपस में बाइंडेड है, तो ये जैसे कनेक्ट करोगे ये चार्ज कतई इस पे नहीं जाएगा। ये तभी आ सकता है जब इसको भी कनेक्ट कर दो तो चार्ज इस पे फ्लो करेगा। अदरवाइज अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको कनेक्ट कर दो तब भी यहां से कोई चार्ज इस पे नहीं जाएगा। तो ये पूछता है द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर बी लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, आंसर इज 0। तो ये 0 आंसर हो गया। चलिए आगे। यस यहां पे ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। तो इसमें आप ट्राई करके देखिएगा। ये स्फेरिकल सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड विद चार्ज डेंसिटी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R फॉर r ग्रेटर देन r। यहां मींस चार्ज डेंसिटी जब स्मॉल r लेस देन r है तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, जब कैपिटल R के बाहर चार्ज डेंसिटी देखोगे तो वो 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, where smaller is less than r the distance from the center as soon as electric field at point p will be, p पॉइंट पे फील्ड पूछ रहा है तो ठीक है भाई, p पॉइंट पे फील्ड का मतलब p के अंदर स्मॉल r के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज फाइंड कर लो, और kq बाई r स्क्वायर, p पॉइंट पे जो फील्ड होगा दिस विल बी kq अपॉन r स्क्वायर। अब बस q फाइंड करना है, तो q देखिए बहुत आसान है। q कितना होगा, इट इज रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। इसका इंटीग्रेशन स्मॉल r वेरिंग फ्रॉम 0 टू स्मॉल r। रो क्यों, रो हो गया चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, 4 पाई r स्क्वायर। एक स्फीयर लिया r रेडियस सरफेस, r रेडियस का एक आपने स्फीयर लिया, उसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर को थोड़ी सी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस दैट इज वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ये हो गया चार्ज। अब बस इसकी वैल्यू रखो, ये वैल्यू रख दो तो सिग्मा नॉट बाहर कर दो, 4 पाई बाहर कर दो, अब r स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3/4 टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर माइनस वहां पे क्या हो जाएगा r³ बाई r, ये हो जाएगा दिस इंटू dr। अब बस ये क्या हो जाएगा रो नॉट इंटू 4 पाई, इंटीग्रेट करो तो 3, ये r³ बाई 3 हो जाएगा तो 1/4 इंटू r³ माइनस यहां r रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4r, ये हो जाएगा। अब दिस, ये तो q की वैल्यू होगी, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन बाई r स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर से इसको डिवाइड करो तो दिस विल कम आउट रो नॉट, 4 पाई कट गया, और दिस इंटू ये हो गया r/4 माइनस r स्क्वायर अपॉन 4r, ये हो गया। तो ये कौन सा हो गया, रो नॉट r बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का भी टर्म आएगा यहां पे, अब 4 बाहर कर दो, रो नॉट इंटू r/4 एप्सिलॉन, तो ये ऑप्शन ये आ जाएगा, इट इज योर ऑप्शन इज सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। यस, देखिए यहां पे
ये एक ये कैपेसिटर्स है. A parallel plate capacitor is made up of stair-like structure with a plate area A of each stair, and that is connected with a wire of length B. Okay, as shown in the figure, the capacitance of the arrangement is. तो ठीक है, देख लीजिए भाई कितना होगा. इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A ओवर B. एप्सिलॉन नॉट A ओवर B. एप्सिलॉन A ओवर B को केवल 1 लिख देते हैं. एप्सिलॉन A ओवर B कॉमन टर्म हो गया, उसको छोड़ देते हैं. ठीक है, फिर अगला एक इसका A एरिया है. अब सेपरेशन हो गया 3B. एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3B. तो ये हो गया एप्सिलॉन A ओवर D होता है कैपेसिटेंस. D यहां पे 3B हो गया. एप्सिलॉन A ओवर B कॉमन टर्म में छोड़ दिया, उसको नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे 1 + 1/3. और यहां 3 के बाद ये गैप कितना हो गया? 5. इट इज 1/5. तो 1 + 1/3 + 1/5 15 एलसीएम हो गया. और यहां पे हो गया 15 + 5 + 3 इंटू एप्सिलॉन A ओवर B. तो ये हो गया 15 और 8 23. तो ये 23/50. तो आंसर इज 23. तो ये आपका 23 यहां पे आंसर हो गया. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है. इसी टाइप का क्वेश्चन एक एससी और में गिवन है, उसी पे बेस पे क्वेश्चन दिया गया है. तो यहां पे देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है. इसके कारण पोटेंशियल पूछ रहा है. एक क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लो हैविंग थिकनेस dx थिकनेस. इस dx थिकनेस में चार्ज कितना हो जाएगा? q/l इंटू dx. ये चार्ज हो गया. और पोटेंशियल होता है 1/4πε q/r. तो डिस्टेंस कितनी हो गई? l + x. इससे ये डिस्टेंस इट इज l + x. 1/4πε तो रहेगा ही रहेगा. 1/4πε. इसका इंटीग्रेशन करो x वेरिंग फ्रॉम 0 to l. तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये फाइनली कितना आएगा? दिस विल कम आउट योर ए ऑप्शन. ए ऑप्शन आ जाएगा. ये देखिए q/4πε बाहर आ जाएगा. यहां पे ln ऑफ l + x आ जाएगा. x की वैल्यू 0 to l, ln to l, फिर ln l, तो ln 2 आ जाएगा. तो q/4πε l यहां पे आ जाएगा ln 2. तो दिस इज द ऑप्शन. चलिए आगे. ये क्वेश्चन है. तो यहां पे ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसका ए ऑप्शन सही है. ये आप पढ़िएगा ध्यान से. ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था. ये मेनली क्या कहता है कि एक दो स्फीयर्स है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. मींस ये क्वेश्चन कहता है ऐसे. फिर ये कहता है ये स्फीयर पे भी चार्ज है, इस स्फीयर पे भी चार्ज है. इस पे क्यू, इस पे क्यू. इनके बीच में गैप है x और ये इक्विलिब्रियम में. अब चार्ज धीरे धीरे दोनों पे लीक करने लगा. तो रिपल्शन कम होने लगा. रिपल्शन कम होने लगा तो पास आने लगेंगे. तो कह रहा है इनकी अप्रोच वेलोसिटी बताइए. v प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? तो जैसे से ये पास आते जाएंगे ऑब्वियसली v प्रोपोर्शनल टू 1/√x होगा. v प्रोपोर्शनल टू 1/√x. इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. तो चेक कर लेते. चलो सॉल्व करके चेक करके बताते. भाई सीधी सी बात है. अगर इस पे अगर देखा जाए तो इस पे रिपल्शन फोर्स कितना हुआ? Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance d. D is much less than L. ये लेंथ L है, इनके बीच में सेपरेशन बहुत कम है. X is much less than L. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है भाई. अब क्या कह रहा है? The charge begins to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the charges approach each other with velocity v. Then as a function of distance x between them. ठीक है. कह रहा है कि चार्जेस लीक करने लगे तो रिपल्शन कम होने लगे. रिपल्शन कम होने लगे तो वेट के कारण ये पास आने लगेगा. तो इसकी अप्रोच स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x बताइए. ठीक है, बताते हैं.
तो देखो इनके बीच में रिपल्शन कितना होगा, इट इज के क्यू स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये जो रिपल्शन होगा ये किसको बैलेंस करेगा, इफ दिस इज थीटा तो टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, और टी का साइन थीटा किससे बैलेंस होगा, सॉरी टी का साइन थीटा से बैलेंस हो रहा है, सॉरी दिस इज बैलेंस बाई टी साइन थीटा, भाई टी का, ये टी का इधर है दैट इज साइन थीटा, ये रिपल्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, और टी का कॉस थीटा जो बैलेंस करेगा वो mg को बैलेंस करेगा। भाई सीधी सी बात है, एक इधर mg होगा, एक रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये टेंशन होगा, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा और टी का साइन थीटा f को बैलेंस करेगा। तो इनको डिवाइड कर दो तो tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू आप थीटा ही लिख दीजिए, tan थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा इज थीटा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू mg, ये हो गया, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा अगर देखा जाए तो थीटा x बाई 12, दिस विल बी इक्वल टू x बाई 12, दिस इज के क्यू स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू mg। तो यहां से अगर देखिए एक्स क्यूब विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब विल बी प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट इनटू क्यू स्क्वायर। ये देखिए भाई सीधी सी बात है, ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये सारे कांस्टेंट टर्म्स ही है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इट इज 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, दिस इज सम कांस्टेंट इंटू 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी भी आपको अनदर कांस्टेंट गिवन है कि कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी निगेटिव है तो गिवन है, तो यहां से dx बाई डी टी हो गया v, तो v इज प्रोपोर्शनल टू q अपॉन योर एक्स स्क्वायर, q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ v प्रोपोर्शनल टू ये हो गया, dq बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, dq बाई डी टी इट इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नेगेटिव। ओके, अब यहां से एक बार देखो q का टर्म भी हटाना है, एक बार बताओ यहां से ध्यान से देख लो कि q किसके इक्वल है, हाउ मच q इज इक्वल टू हाउ मच। तो एक बार देखो यहां से q स्क्वायर ले लो, q स्क्वायर की वैल्यू q स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, q स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो यहां से q प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, q प्रोपोर्शनल टू x रेज पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू 1/√x, 1/√x। तो ये हो गया v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/। भाई ध्यान से देखो यहां पे v प्रोपोर्शनल टू q बाई एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में q भी जैसे से x चेंज होगा वैसे वैसे q भी चेंज होगा, तो हमें आंसर में v का केवल x के साथ रिलेशन देखना है, तो हमें q को हटाना पड़ेगा। तो एक बार देखो यहां से देखो ना, q स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो q प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, तो यहां x की पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/x की पावर 1/2, दैट इज 1/√x। v प्रोपोर्शनल टू 1/√x। दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पहले से अगर मालूम रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए रिजल्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपका 2019 में आया हुआ है, यू कैन अटेम्प्ट इट और इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके अपने पास आप रख सकते हो, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है। लेकिन इजी क्वेश्चन हो,
कोई बात नहीं, जेई मेंस में 70% क्वेश्चन, 70 क्या देखा जाए तो 80% क्वेश्चन इजी ही आते हैं, लेकिन वो उस एग्जामिनेशन हॉल में एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना, कोई आपसे कैलकुलेशन एरर ना हो, कोई क्वेश्चन पढ़ने में एरर ना हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके आ जाते हैं। रीजन, फोकस, कंसंट्रेशन, कैलकुलेशन एरर, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम, ये सब होती है, दैट इज वेरी ह्यूमन। ये तो प्रैक्टिस से जाती है। 7 capacitor, each of capacitance 2 microfarad are to be connected in configuration to obtain an effective capacitance of 6/13. 6/13 चाहिए, ठीक है। Which of the following combinations shown in the figure will achieve this? Okay, तो देखो 1 2 3 4 सब 2 माइक्रोफैरेड है, तो C के n कैपेसिटर सीरीज में लगाओ तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा C/n। ये तो हो गया 2/4, तो ये तो हो गया हाफ। दिस इज योर हाफ, तो ये हाफ हो गया, ये तो हाफ हो गया, दिस इज हाफ, ये हाफ हो गया, और ये 2 2 2 तीन आपस में पैरेलल, ये हो गया 6 और 1/2, तो ये 6 और 1/6 इंटू 1/2 अपॉन 6 प्लस 1/2, दैट इज 3 अपॉन 6 प्लस 1/2, दैट इज 13/2, तो ये हो जाएगा 6/13। दिस इज 6/13। यस, ऑप्शन पहला ही सही हो गया। चांस की बात है, हमने पहला ट्राई किया और पहला ही आंसर आपका सही हो गया। चलिए आगे। यस, फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। ए पे भाई सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर मानो, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके कारण सेंटर पे फील्ड 0 होगी, ठीक। ये निगेटिवली चार्ज स्फीयर के कारण फील्ड देखो, तो निगेटिवली चार्ज स्फीयर के कारण फील्ड कितनी आ जाएगी? सीधी सी बात, यहां पे कैविटी है, कैविटी तभी बनेगा जब पूरी जगह पॉजिटिव चार्ज हो और यहां पे आपका निगेटिव चार्ज भी हो। उस निगेटिव चार्ज ऑफ स्फीयर के कारण ए पे फील्ड होगी, और वो फील्ड होती है रो r/3 एप्सिलॉन, रो इंटू r/2 अपॉन इट इज 3 एप्सिलॉन, ये फील्ड होती है। तो फील्ड एट ए ये हो गई, ठीक है। और बी पे फील्ड कह रहा है, तो बी पे क्या होगी? बी पे पूरे स्फीयर के कारण पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगी अवे, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स, दोनों होगी, और दोनों का डिफरेंस। तो यहां ये देखो कितना आ गया, रो r अपॉन 6 एप्सिलॉन, ठीक है। बी पे फील्ड, बी पे जो फील्ड होगी वो हो जाएगी पूरे स्फीयर के कारण, तो वो हो जाएगी KQ/r², इट इज 1/4πε0 रो इंटू 4/3πr³ अपॉन r²। एक ये फील्ड होगी, और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के कारण फील्ड होगी KQ/r², लेकिन उसके सेंटर से ये डिस्टेंस, दिस विल बी 3r/2, उसका क्यू भी डिफरेंट होगा, इट इज -1/4πε0 रो इंटू 4/3πr³ अपॉन 8, दिस अपॉन नीचे हो जाएगा 3r/2 का स्क्वायर। तो ये आपका देखिए सॉल्व करने पे यू विल गेट तो यहां से देखिए 4π तो कट गया, और रो r अपॉन एप्सिलॉन टू टर्म आएगा। अब बताओ क्या बचेगा? यहां बचेगा 1/3 माइनस, यहां भी 4π कट गया, तो ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये 1/2 बचेगा, और ये 3 और 3 का स्क्वायर, दैट इज 1/3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 2, दैट इज 54।
तो यहां से ये हो गया 27 इंटू 254, तो यहां से रो आर अपॉन 54 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ जाएगा 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 इट इज 17, 17 अपॉन 54। अब बताओ ई ए अपॉन ई बी पूछ रहा है, तो रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट हटा दो, तो ई ए अपॉन ई बी ये पूछ रहा है मॉड, क्योंकि डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, इट इज 1/6 अपॉन 17/54, तो 54 अपॉन 6 इंटू 17, इट इज 9/17, it will be come out 9 upon I think EA upon EB. Yes? Yes, it is 9 upon 17, then it is 18 upon 34, क्योंकि देखिए ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था आपका 9 upon 17, तो 9 upon 17 ना देके कितनी बदमाशी किया इन्होंने, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17 को भी 2 से, 18/34, 9/17 आंसर फाइंड करके भी स्टूडेंट परेशान रहेगा कि यार 9/17 तो है ही नहीं है। चलिए ये भी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 at all points in the overlapping region, electrostatic field is 0, no electrostatic field is 0, electrostatic potential is constant, potential constant जरूर होगा, yes, फील्ड कांस्टेंट होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड, यस ये सही है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन, यस वेरी गुड, सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो भाई सीधी सी बात है, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के कारण भी यहां फील्ड होगी, इस नेगेटिवली कारण भी फील्ड होगी, और नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आती है, तो इस रीजन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की फील्ड होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की और कांस्टेंट इन डायरेक्शन आल्सो। तो जब फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल तो वेरिएबल होगा उस रीजन में, पोटेंशियल थोड़ी कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ये गलत है, और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। ये देखिए ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एससी वर्मा का क्वेश्चन है, और इसका रिजल्ट आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उनको एग्जामिनेशन को क्या है, वो तो उनको आंसर देना है बस, तो ये आप सॉल्व वॉल्व नहीं कर सकते भाई, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्व विद इन टाइम करना, इसको जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो आप जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज फिर ठीक है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए भाई, डेफिनेटली आना चाहिए, बट इफ वी डोंट हैव टाइम तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो उस केस में तो हमें अगर आंसर याद है तो इट इज बेटर। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन, यहाँ अल्फा 1 आ जाएगा, ये भी आप ट्राई करिएगा, ये जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, ये आप चेक करिएगा और आपको आराम से मिलेगा, इसका आंसर 1 है। यस, तो यहां पे a thin disk of radius b is equal to 2a has a concentric hole of radius a in it. It carries uniform surface charge sigma on it. If the electric field on its axis at a height h is much less than a, from its center is given as ch, then value of c is, अच्छा फील्ड कह रहा है ch है, ठीक है, तो ठीक है भाई, प्रॉब्लम क्या है, एक ये शीट है, एक शीट के कारण आप उसके बहुत पास में फील्ड देखिए, फिर दूसरी नेगेटिव शीट रख दीजिए, एक पॉजिटिव शीट रखिए, फिर उस पर नेगेटिव शीट रखिए और उसके कारण फील्ड देखिए और इसको सॉल्व करिए, तो यू कैन सॉल्व इट। तो ये कर सकते हो भाई, एक डिस्क के कारण फील्ड आपको मालूम है, एक डिस्क के कारण फील्ड कितनी होती है भाई बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन into 1 minus x upon under root of x square plus r square, ये होती है फील्ड। तो x अगर 0 कर दोगे तो ये वैल्यू मिली, ये एक डिस्क के कारण x डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला,
और इसका रेडियस r होता है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये कह रहे व्हेन h इज मच लेस देन a, मींस यहां पे ये आपका बहुत पास में फील्ड पूछ रहा है, वेरी क्लोज। ठीक है, तो वो आप सॉल्व करिए, यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। भाई एक पॉजिटिव चार्ज की डिस्क लीजिए, फिर उस पर नेगेटिव चार्ज की डिस्क रख दीजिए, यू कैन सॉल्व इट, आराम से ये हो सकता है। यस, आज बस इतना ही रखते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चंस मेनली बताए कि लास्ट मोमेंट ये है, एकदम लास्ट मोमेंट, इस समय एकदम बहुत ही ठीक है, फॉर्मूले आप रिवाइज करिए, सॉल्व क्वेश्चन आप करिए, सब कुछ करिए, लेकिन टाइम कम है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश की कि कौन से उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको उसमें से एक दो भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो मेरी यही कोशिश थी। ओके, थैंक यू।